नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भारत एट 7 खबर राज्यों की। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को, जबकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। विभिन्न राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। सभी सीटों की मतगणना 23 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का किया उद्घाटन। कहा, दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन। क्वालिटी सर्विसेज पर भारत का जोर। 190 से अधिक देशों के 3000 उद्योग प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। सशस्त्र बलों के लिए उपयोगी अत्याधुनिक MQ-9B ड्रोन खरीद को लेकर रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर। भारतीय सशस्त्र बलों को मिलेंगे 31 लंबी दूरी के ड्रोन। कोलकाता रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच की प्रगति पर नई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता को लेकर सीबीआई को 3 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ सदस्य देशों के स्वागत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मेजबानी में आयोजित डिनर में होंगे शामिल। 9 सालों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा। और आइए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होंगे। वहीं पार्टी के शीर्ष नेता भी बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले दिन में झारखंड कोर ग्रुप के नेताओं ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। आज शाम होने वाली बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष झारखंड अमर कुमार, वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी, राज्य के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, साफ तौर पर क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही नीतिगत फैसले, यहाँ से बड़े नीतिगत फैसले लेते हुए भी नजर आएंगे। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, हम जानते हैं कि आज ही चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र, जहां पर ये कहा जा रहा था कि चुनाव के तारीखों का जल्द ऐलान होगा। आज दोपहर चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने 13 और 20 नवंबर को। बीजेपी की ये बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की प्रस्तावित थी आज शाम, और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के लिए पहुंचेंगे, ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। लेकिन दिन भर आज हमने देखा कि झारखंड को लेकर मंथन का दौर जारी रहा बीजेपी में, क्योंकि अब बीजेपी को पता है कि 2 चरणों में चुनाव होने हैं 13 और 20 नवंबर को। ऐसे में बहुत समय नहीं है, तो उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाना है। पहले ही जो राज्य चुनाव समिति की बैठक है उसमें नामों पर चर्चा हो चुकी है। नामों के पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखे जाएंगे और आज कोर ग्रुप की बैठक में इस पर काफी मंथन हुआ है कि जो जितायु उम्मीदवार हैं या फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं, किस तरह से एक संतुलन दिखे जो उम्मीदवारों की सूची आए, उन सब पर एक विचार विमर्श हुआ है। और आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है इसमें मुहर लगा दी जाएगी। देखिए, बीजेपी में एक परंपरा रही है कि किसी राज्य के लिए उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की एक ही बैठक होती है। उसके बाद समय समय पर उस राज्य के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाता रहता है। तो उम्मीद यही है कि आज एक मोटे तौर पर मुहर लग जाएगी। उसके बाद जल्द ही बीजेपी झारखंड के लिए अपनी पहली सूची जारी कर देगी और कम से कम जो पहली सूची होगी उसमें हम देखेंगे कि पहले चरण के तहत जो विधानसभा सीटें आती हैं उनमें जरूर उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही साथ कई सीटें ऐसी भी होंगी जो दूसरे चरण में होंगी, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पिछले आप देखें कुछ समय से तो तमाम
जो बीजेपी के नेता हैं, जो संगठन के कामों से जुड़े हुए हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हो, असम के सीएम जो चुनाव के साथ प्रभारी हैं, साथ ही साथ चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो लगातार झारखंड के दौरे करते रहे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो संगठन के प्रभारी हैं, वो लगातार झारखंड के दौरे करते रहे। बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बड़े नेता झारखंड के, वो आप देखें कि लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। तो अब आज मुहर लगनी है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर। ऐसे में शैलेंद्र, सीट शेयरिंग को लेकर क्या आपसी जो रणनीति है वो भी यहाँ से तय होती हुई नजर आएगी? क्योंकि हमने देखा है जो तमाम सहयोगी दल हैं उनके साथ भी इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ये देखिए, हम जानते हैं कि बीजेपी की कोशिश यही है कि मोटे तौर पर वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कोई बड़ा सहयोगी या उस तरह से आप देखें, जैसा कि महाराष्ट्र में सीट को लेकर एक बड़ी मंथन का दौर चला था, क्योंकि वहां पर जो महायुति है उसमें बीजेपी है, शरद पवार से अलग होकर जो एनसीपी की अजित पवार गुट बना है, वो पार्टी है। इसके साथ ही साथ शिंदे गुट जो शिवसेना है, तो वहां पर एक देखें तो उसमें बहुत विचार मंथन हुआ है। झारखंड में सीट समझौतों को लेकर चूंकि कोई ऐसा बहुत बड़ा दल नहीं है, आजसू से हम जानते हैं कि जरूर चर्चा हुई थी, तो ऐसे में वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज यही है कि उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन है वो उसको पूरा कर दिया जाए और उम्मीदवारों के नाम को तय कर दिया जाए। बिल्कुल। शैलेंद्र, कौन से ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो अब की बार यहाँ पर झारखंड के इस चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आएंगे, और साफ तौर पर भाजपा के लिए किस तरह से अब की बार जो पुरजोर कोशिश है भाजपा की वो तो लगातार देखने को मिल ही रही है, लेकिन कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नजर रखी जाएगी? देखिए, बीजेपी झारखंड के चुनाव में जो वहाँ राज्य सरकार का करप्शन है, तो हेमंत सोरेन सरकार की जो विफलता है, तो उसको बहुत जोर शोर से उठा रही। जब जेल गए थे हेमंत सोरेन, उसके बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, वो हम जानते हैं कि किस तरह से एक पूरा प्रकरण रहा। तो बीजेपी का कहना है कि राज्य में विकास कार्यों की जो गति है वो धीमी पड़ी है, चूंकि हेमंत सोरेन का पूरा ध्यान अपनी पार्टी को बचाने में और तमाम जो आरोप से घिरे हैं उससे बचाव करने में रहा है। तो ऐसे में एक क्लीन सरकार के वादे के साथ बीजेपी झारखंड का चुनाव लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से लगातार तीसरी बार बीजेपी को सत्ता हासिल हुई है, और हम जानते हैं कि अगर आप इससे पहले जाएं तो बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सफलता हासिल हुई चुनाव में, उसके बाद आप देखें कि झारखंड में भी बीजेपी काफी उत्साहित है कि इस बार वो सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ेगी और चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। तो उस रणनीति के लिहाज से देखें तो पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता को और अधिक सक्रिय किया गया है। राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार जाकर स्थानीय संगठन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, गृह मंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो ऐसे में जो तमाम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब की बार जो स्ट्रैटेजी है भाजपा की वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाएगी क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव में उतरेगी। तो ऐसे में लोगों तक और लोगों के लिए, क्योंकि झारखंड हमने देखा है कि वहाँ पर जनजातियों को लेकर भी तमाम बातें की गई हैं और उसको भी देखा गया है कि तमाम ऐसी योजनाएं और परियोजनाएं चलाई गई हैं जिनका सीधा लाभ मिला है। तो अब की बार क्या है ये सब फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं झारखंड के इस चुनाव में? देखिए, मोदी सरकार की अगुवाई में हम जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए चाहे वह क्लब स्कूल हो, तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और हम देखते हैं कि उसका एक फायदा मिला है इस समाज को। झारखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष तौर पर जो आकांक्षी जिले हैं वहां पर फोकस किया गया है। तो बीजेपी इन सब बातों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है कि डबल इंजन की सरकार से राज्य के निवासियों को फायदा हो सकता है। निश्चित तौर पर शैलेंद्र ये देखना होगा क्योंकि साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है और इससे आने वाली जो रणनीति है और जिन नीतियां हैं वो साफ तौर बनती हुई नजर आएंगी और आने वाले समय में जो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी आने वाले समय में साबित होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं भारत एट 7 में और आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में एक ही चरण में मतदान होंगे। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतगणना का दिन बुधवार तय किया गया है।
for Maharashtra. This will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. और वहीं झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और वहीं दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. और झारखंड में सभी राजनीतिक दलों के लिए 24 की चुनौती इस समय प्रमुख लक्ष्य और एजेंडा है। सभी दल इस बार बेहतर तालमेल और तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन में जहां सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुकी है, वहीं इंडी गठबंधन में इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 2 बड़े गठबंधनों के बीच महामुकाबला तय है। एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन चुनावी रणक्षेत्र में उतरने को तैयार है। झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला लगभग तैयार हो चुका है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया कि तय फॉर्मूले के मुताबिक सहयोगी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग सहमति बन गई है। आजसू का साथ लगभग हो चुका है। एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा। 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। श्री शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ना भाजपा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सीट से ज्यादा महत्वपूर्ण एक साथ चुनाव लड़ना है। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार रहना। सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं किया हो। एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना। इधर एनडीए जहां उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी में है, वहीं अब तक इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर ही अटका है। इस सिलसिले में बैठकों और मुलाकातों का भी दौर जारी है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और जेएमएम प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। गवर्नमेंट की उपलब्धियों से और सीट के संबंध में भी बातें हुई हैं, लेकिन आपस में बैठने के बाद ही उस पर अंतिम फैसला होगा। हमारी बातचीत के कई पहलू हैं, कई माध्यम हैं। हाँ, एक औपचारिक बैठक होगी जो आप लोगों के द्वारा भी कवरेज लिया जाएगा और आप लोगों को जानकारी में भी होगी, और उस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का कुनबा अलग चुनाव लड़ा था, जिसका असर चुनावी नतीजों पर भी दिखाई पड़ा। झारखंड में पिछले कई महीनों से सियासी हलकों में खूब गर्माहट दिख रही है। यात्राओं और चुनावी दांवपेच में सभी दलों ने खूब ताकत झोंकी है। यह चुनाव दलों के दावों और वायदों का भी टेस्ट होगा, जो पिछले 5 सालों से राजनीति के गलियारों से गांव की गलियों में गूंज रहे हैं। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं बहराइच की। बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके बाद बहराइच के कई हिस्सों में हिंसा हुई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित सीएम आवास पर बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। इन माता पिता का दर्द बयां नहीं किया जा सकता, जिन्होंने बहराइच में हुए उपद्रव में अपना जवान बेटा खो दिया। वहीं कुछ महीने पहले ही मृतक रामगोपाल मिश्रा के साथ 7 फेरे लेकर आई उनकी पत्नी का गमगीन चेहरा उसके जीवन की रिक्तता को साफ साफ दर्शा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रामगोपाल मिश्रा के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही। साथ ही आर्थिक मदद के तौर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान कार्ड और एक घर देने को कहा है। जो भी दोषी होगा और जो इस घटना में शामिल रहा होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा, परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, एक मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आयुष्मान भारत का कार्ड और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनसे उस परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। दूसरी तरफ बहराइच के महसी क्षेत्र के महाराजगंज गांव में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के अवसर पर हुई हिंसा के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। अधिकतर घर और दुकानें बंद पड़ी हैं। खास तौर पर जिन दुकानों को आग के हवाले किया गया था उनमें आग का धुआं अभी भी निकल रहा है। पुलिस की आती जाती गाड़ियां यहां की चिर शांति को तोड़ देती हैं। लखनऊ के आला अधिकारी यहां लगातार दौरा कर रहे हैं। हिंसा दोबारा ना भड़के इसके लिए पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस घटना पर उच्च स्तरीय जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां पुलिस ने लगभग सुनिश्चित कर ली हैं। वहीं मामले को लेकर कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान सभी पक्षों से शांति की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार न्याय की आस में कानून और प्रशासन की तरफ देख रहा है, जिससे अपराधियों की कड़ी सजा सुनिश्चित हो पाए।
बहराइच से रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में जयपुर में राइजिंग राजस्थान शहरी क्षेत्र पूर्व सम्मेलन में 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश के करार पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगी। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। वहीं प्रदेश में कई जगहों पर प्री समिट आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर में राइजिंग राजस्थान शहरी क्षेत्र प्री समिट का आयोजन हुआ। खास बात यह है कि इसमें 400 से अधिक निवेशकों के साथ 76,400 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश के करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के आकार को मौजूदा $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान इस दृष्टिकोण को विकसित भारत, विकसित राजस्थान पहल के माध्यम से साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कार्य योजना अगले 5 वर्षों में राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। वहीं इस समिट के महत्व के बारे में बात करते हुए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान सम्मेलन की मेजबानी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राइजिंग राजस्थान के तहत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को अगले 2 से 3 वर्षों में जमीन पर उतारा जाए। हमारे कोर सेक्टर्स, हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी, मिनरल माइंस, रिसोर्सेज, जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सब हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ये भी बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जहां बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट आ सकता है राज्य के विकास में। राजस्थान में देश की सबसे अधिक भूमि है, जो बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार किफायती आवास नीति और समान टाउनशिप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सतत शहरीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगी। 3 दिवसीय मेगा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वैश्विक निवेश, नवाचार और साझेदारी को आकर्षित करना और सुविधाजनक बनाना है। राजस्थान में निवेश के नए विकल्प तलाशने और प्रदेश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है। इससे पहले देशी विदेशी औद्योगिक कंपनियों और उद्यमियों को न सिर्फ आमंत्रित किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ MOUs किए जा रहे हैं। सरकार का इस बात पर भी फोकस है कि राइजिंग राजस्थान की सफलता के साथ ही जो MOU होने वाले हैं वह भी धरातल पर मूर्त रूप लें और विकसित राजस्थान के सपने को पंख लग सके।
कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।